यस मुन्ना प्लीज ध्यान देना, सीएम इंटर ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट चल रहा है, आ जाओ तो। जस्ट सेकेंड में स्क्रीन ऑन कर रहा हूं। जर्नल एंट्रीज आ गई क्या सभी को? किसी बच्चे को एंट्री में कोई डाउट है? एक्सेप्ट एनीबॉडी? हाँ बोलो। जर्नल एंट्रीज में किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या क्या एंट्री थी बेटा? सबसे पहली एंट्री कौन सी रही होगी आप लोगों की, बता दो तो एक बार। ऑन 1 जनवरी फिक्स एसेट कॉस्टिंग 40 लाख वर सोल्ड फॉर 32 लाख। तो आपने पहला एंट्री पास किया होगा। बैंक अकाउंट, ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आ जाओ तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, कितने में बेचा था ये? सस्ते, लॉस में बेच दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट 32, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 8 टू फिक्स एसेट 40 लाख। पहला एंट्री हो गया। कौन सा केस था? रिडम्पशन था क्या है? हमने सारी चीजें निकाल ली थी। कहाँ गया 32? हाँ ये रहा, ये था ना, पहला एंट्री हो गया था। देन इसमें फ्री रिजर्व कितना अवेलेबल था? क्वेश्चन में चेक करके बताओ। क्वेश्चन है आपके सामने, बोलो बेटा, फ्री रिजर्व कितना था इसमें? क्वेश्चन में देखो फ्री रिजर्व कितना था। क्वेश्चन में क्या क्या है फ्री रिजर्व में अवेलेबल? हाँ बोलो मुन्ना। ये अपना बायबैक है, रिडेम्पशन है? रिडेम्पशन, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्री रिजर्व, सही है ना? और आगे कुछ दिया है क्या फ्री रिजर्व में? चेक करना। फ्री रिजर्व और कुछ है? नो बस इतना ही है ना। हाँ, और फ्री रिजर्व में कितना है? 30 लाख और 15 लाख। 30 लाख और 15 लाख कहाँ गया? फ्री रिजर्व से रिलेटेड कोई वर्किंग नोट बनाया था मैंने, ये था ना। 27 मेरे पास अवेलेबल है, तो 27 में फ्री रिजर्व से यूज कर लूंगा। और बचा हुआ कहां से लेके आएंगे हम लोग? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो लिखो दो यहाँ पे 27 लाख। बैलेंस कितना बचा बता दो, बोलो। इसका क्या करूंगा मैं? फ्रेश इशू। और तो कुछ इंफॉर्मेशन छूट नहीं रही ना अपने क्वेश्चन की? क्वेश्चन सब लोग देख लो यार, इसलिए ना कोई क्वेश्चन आधा नहीं छोड़ना चाहिए। आ जाओ। ये अपने थे 80,000, ये सही है, ये हमने इसी का वर्किंग नोट किया था ना। 80,000 शेयर्स थे एट द रेट 100, 80 लाख की जरूरत थी, प्रीमियम जीरो था, नॉमिनल वैल्यू 80 लाख था। दो रास्ते, फ्री रिजर्व, फ्रेश इशू। फ्री रिजर्व में मेरे पास 30 और 15 45 थे। लॉस हो गया मेरा, कितने का लॉस हुआ बेटा? 8 का। बचा कितना? 45 में से 8 गए, बता रहे बेटा 37। और इन्होंने एक और चीज बोला, मिनिमम 10 लाख का बैलेंस रखना है, यानी 27 अवेलेबल है। 27 अवेलेबल है तो यहाँ पे आ जाएगा 53 लाख। यस और नो? 53 लाख के क्या करूंगा? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करने वालों, और वो शेयर्स का फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज ओवर, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कैसे हो रहे बेटा बता दो। कुछ दिया नहीं है क्या? एट पार। और शेयर्स का एक का वैल्यू कितना है? 10। तो कितने हो जाएंगे? 5,30,000 नंबर ऑफ शेयर्स। चलो एंट्री पास करो फिर इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट, जो बच्चों ने एंट्री पास नहीं किया फटाफट से करो, तो एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट मैंने नोट्स ग्रुप पे दिया था, कह रहे आप लोगों के, करो एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
करते जाओ और लिखो 53 लाख, 53 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये ट्रांसफर कर दो सीआरआर में, ये ट्रांसफर कर दो सीआरआर में। फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास था रिजर्व और पी&एल, तो ऐसा लिखो रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी&एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। रिजर्व में मेरे पास कितना अवेलेबल है, 30 में से 10 छोड़ दो तो 20 ना, 10 मिनिमम रखने बोला था उन्होंने, और 15 में ये लॉस हो गया 8 का, तो कितना हो गया 7, तो 27 लाख, बरोबर। चलो आगे। सो कितनी एंट्री होगी, पहली फिक्स एसेट बेचा उसकी, दूसरी फ्रेश इशू की, तीसरी फ्री रिजर्व से सीआरआर की, ये तीनों एंट्री कर लिया सभी ने। आगे और तो कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट, इसी में आगे बोला है सभी को पेमेंट कर दिया एक्सेप्ट 10,000 शेयर्स, वो कुड नॉट बी ट्रेस। 10,000 शेयर जिस किसी के पास थे उसको हमने पेमेंट नहीं किया। एक प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कितना पेमेंट किया बेटा, 100 रुपए, तो 10,000 के लिए कितना हो गया रहेगा, 10 लाख रुपए। टोटल पेमेंट कितना करना था, 80 लाख। 80 लाख में से 10 लाख का पेमेंट नहीं कर पाए, तो एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 70 लाख, 70 लाख लिखो। नेक्स्ट एंट्री, या आपने होमवर्क किया होगा तो चेक करो। डन किया बेटा। हाँ, उसके बाद मेड बोनस इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द रेशियो 1:10। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने बेटा बताओ तो, 100 लाख अपॉन 10 यानी 10 लाख शेयर्स है क्या, 1:10 का रेशियो है, सो 10 लाख इंटू 1/10 यानी 1 लाख शेयर्स बोनस दिया। सर इसका वर्किंग बना दो बोनस का, लिखो वर्किंग नोट जो भी आपका नंबर होगा, बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:10, एग्जिस्टिंग लिखो ऐसा, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। बोलो बेटा कितने थे, 100 लाख रुपीस का कैपिटल था, एक शेयर 10 रुपए का था, यानी कितने हो गए 10 लाख। रेशो क्या है बेटा बोनस का, 1:10, देयरफॉर नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना आ जाएगा, A इंटू बी यानी 1 लाख क्या, डी बोनस का अमाउंट कितना हो जाएगा, सी इंटू एक शेयर का फुल्ली पेड वैल्यू 10 रुपए है क्या, 10 लाख रुपए। कहां से देंगे ये, सबसे पहले सीआरआर यूज कर लो, देयरफॉर एंट्री लिखेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व टू बोनस पेएबल और बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सीआरआर में अच्छा खासा पैसा है ना, अभी ट्रांसफर किया हमने, राइट। ये भी एंट्री हो गई, डन। ये दोनों एंट्री कर लेना, ये एक आपकी एंट्री और ये दूसरी। पहले वाले में लिखेंगे बोनस ड्यू और दूसरे वाले में बोलेंगे बोनस शेयर्स इशूड, राइट। चलो आगे, और कुछ है इस क्वेश्चन में, चेक करो। फिक्स असेट बेच दिया, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर लिया, बोनस शेयर्स दे दिया, तीन ही बातें थी ना, तीनों की एंट्री कर ली, एक एक चीज पढ़ के लॉजिकली समझ के डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में आपने ट्राई किया घर पे 1 बाय 1, कोई एक बच्चा अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज प्लीज एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन, पक्का, डन, क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट, एनीबॉडी बेटा प्लीज, सिंपल था, पक्का, हाँ बोल बेटा। कौन से इक्विटी शेयर्स का 10 लाख नहीं मिला है बेटा, हाँ कौन से वाले शेयर्स का, थर्ड लाइन,
तो हमने कम ही पेमेंट किया ना, फिर देखना 10,000 शेयर्स को हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट टू द होल्डर ऑफ 10,000 शेयर्स। तो देखना मैंने 70 लाख ही तो दिया बेटा, सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं कर पाया। एक बच्चे ने बोला सर वो 10,000 शेयर्स वालों को पेमेंट नहीं किया, तो नहीं किया मैंने भी नहीं किया। देख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना देना था, 80 लाख, बट वो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स जिस किसी के पास थे उसको 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख नहीं दे पाया। 80 लाख देना था, 10 लाख नहीं दे पाया, 70 लाख की एंट्री दिख रही है, देख क्लियर। और कोई बच्चा बेटा प्लीज पूछो, एनीबॉडी, बोलो बोलो, वन बाय वन प्लीज। डन, पक्का, लॉजिकल है, सिंपल है एकदम। आ जाओ, सारी एंट्रीज हो गई क्या? दैट्स इट। किसी बच्चे को अगर अब इसमें कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछना है। चलो आगे, बोलो बेटा तेरा हो गया क्लियर डाउट? ओके, नेक्स्ट 32 33 द बैलेंस ऑफ जी लिमिटेड। एंट्री सभी ने लिखी ना? कौन कौन सी एंट्री रहेगी? पहली फिक्स एसेट की बेचने की एंट्री रहेगी। पिछले वाले क्वेश्चन की एंट्रीज एक बार, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के चेहरे पे शिकन दिख रही है, इसलिए एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। पहली फिक्स एसेट बेचा, उसकी जो कुछ क्वेश्चन में दिया था मैंने पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ के उसकी एंट्री की है। कहीं किसी को कोई एंट्री में डाउट है तो वो मुझे पूछ सकते हो आप कि सर आपने ऐसा क्यों किया। आपके हर क्यों का मेरे पास ए है, क्यों का ए, क्वेश्चन का आंसर। सो पहली फिक्स एसेट बेचा, दूसरी प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की एंट्री शुरू की। पहली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देना बाकी है। दूसरी प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन की दूसरी और इन टोटल तीसरी एंट्री फ्रेश इशू किया। चौथी फ्री रिजर्व से सीआरआर में डाला। पांचवी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया 10 लाख कम। छठी बोनस ड्यू किया। सातवीं बोनस पे कर दिया, बोनस शेयर्स इशू कर दिए ना। 7 एंट्री है। किसी बच्चे को कोई डाउट? पक्का, चलो आगे। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 18। अच्छा, बैलेंस शीट दी है कंपनी की, पहली पढ़ लेता हूँ, आखिरी में पूछा क्या है। आपने भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, वरना क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको पता चल गया क्या पूछा है तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में मैप रेडी होते जाएगा। क्या डिसाइड हुआ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ तो डिसीजन लिया। साला डिसीजन लेते हैं वो लोग, तकलीफ देते हैं अकाउंटेंट को। देखो क्या डिसीजन लिया उन्होंने, रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 जनवरी ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन का क्वेश्चन है। कंडीशन नंबर 1, इशू 4,000 शेयर्स एंड ₹50,000 10% डिबेंचर। 4,000 शेयर्स इशू किया और 50,000 के डिबेंचर इशू किए, ठीक है। रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। रेज नेसेसरी बैंक लोन टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिडम्पशन। अब एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे कि नहीं, ये सेंटेंस ही गलत है, मॉड्यूल में ऐसा नहीं देना चाहिए था। एक तरफ हम लोग ऐसा बोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कंडीशन में कि आप बैंक लोन लेके रिडम्पशन नहीं कर सकते, बट दे दिया है तो क्वेश्चन को इज्जत देते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज प्रैक्टिकली आप अगर किसी जनरल मीटिंग में बोल दोगे ना कि हमने बैंक लोन लिया और फिर रिडम्पशन किया, तो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स आपकी बैंड बजा देंगे कि आप लोग लोन लेके रिडम्पशन नहीं कर सकते, ना प्रेफरेंस शेयर्स का ना डिबेंचर्स का। ये तो ऐसी बात हो गई, एक से उधारी लेकर के दूसरे की उधारी चुका रहे हो, ये फाइनेंशियली गलत है। आप लोगों ने फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा ही नहीं, यस और नो? कॉमन सेंस वाली बात है। आप जो लोन ले रहे हो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, या फिर अगर सेम भी रहा तो ये कहाँ का सेंस है? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से इससे लोन लो और इसको रिपे करो, सर इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया सर, आ गया क्या रिजल्ट? थैंक यू सर, लव यू सर। आज रात को देता ना बिरयानी? हाँ हाँ, बिरयानी बोल के, आज तो चतुर्थी है ना, आज तो तू इन्हें बच्चों ने तो बोला था चतुर्थी ना आज। जो बच्चा ऑनलाइन लाइव जीडीपीडी रिकॉर्डेड कैसे भी देख रहा है,
मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे आकाश अग्रवाल सर, ट्यूसडे का बात था ना अपना, ट्यूसडे था, तो साला मेरे को कल बोला क्यों नहीं आपने? सर वो सोशल अकाउंटिंग है। अरे बाप रे, तो सर तो इनको बिरयानी 2 बार खिलाएंगे एक ही टाइम पे। नहीं, इंटर का नहीं, फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया, एएसी का, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया सर। तो सर ये इनका अपन है ना सर, बोलो आप, तब बोलो अपने यहाँ पे बंदा बंदा कोई कब आएगा? हाँ हाँ, सुनो सर, कल ये बदला लेने उठ गया। यस सर, यस सर, शाम में आज तो आना ही है हम लोगों को। हाँ, फिनिक्स नहीं, फिनिक्स नहीं ना सर, गढ़ उधर है ना सर, एलोरा गढ़, अजंता एलोरा लेनी, आज मिलेंगे अपन। अरे बाप रे बाप, बाप रे, ऐसा आ रहे थे क्या तुम एयरपोर्ट से? मैं इधर से टिंगरे नगर से आ रहा था। सब अकाउंट्स की मत बोलो सर, मैं दूंगा। ले सर, डन सर, डन। क्यों साला मेरे को बोला क्यों नहीं तुम लोगों ने बिरयानी का? ट्यूसडे को, मंगलवार को बोला था मेरे को, वेनेसडे बोला था मैंने। हाँ तो फिर अभी क्यों नहीं बोला आपने सर को? कल काय की लास्ट डेट थी? नहीं नहीं, तो सुनो सुनो, अपन कल ही कर लेते। कल क्या है? कल ट्यूसडे, ओहो कल रक्षाबंधन, परसों कर लेते। आज, आज अभी एट द 11th आवर कौन बना के देगा इतनी सारी? देगा कोई बना के? कोई है पहचान का? जो बच्चों को पता नहीं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, मैं एक बार बता देता हूँ। मैंने फेस टू फेस वाले बच्चों को बिरयानी का वादा किया था, और बच्चों ने मेरे को याद ही नहीं दिलाया मंगलवार को। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, कल रक्षाबंधन है, कल तो वैसे भी छुट्टी रहेगी, तो परसों करते हैं। सिर्फ परसों एक चीज की मेरे को हेल्प कर देना, ये एरिया का, ये एटाल का मेरे को मालूम नहीं है ज्यादा। एक बार सिर्फ आपने क्या करना, कोई अच्छा सा बिरयानी वाला इधर देख के रखो और उसको ऑर्डर दे के रखो। डन, चलो ओके। तो अब नाउ ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना, तो वो ऑर्डर देगा आज, बाकी जिम्मेदारी मेरी। ऑर्डर तो सिर्फ दे देना उसको, मेरे को बता देना कि कहाँ क्या कैसे क्या कितना करना है। डन, ओके डन। तो अपना परसों रहेगा पक्का, कल तो रक्षाबंधन है, आप सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, है ना, और परसों अपनी पार्टी रहेगी। Done? चलो ओके। सो देखो मैं ऑन कैमरा मेरा वादा पूरा कर रहा हूँ, है ना, सब अकाउंट्स की फैकल्टी छोड़ ही नहीं जाएंगे, मैं परसों आपको पार्टी दूंगा। चलो आ जाओ, मजे फेस टू फेस वालों के। चीटिंग, अरे मैं आपको कैसे खिलाऊं, हम फोटो जरूर भेजेंगे। तो परसों आपने क्या करना, लंच मत लेके आना परसों। आप जो है ना टिफिन बॉक्स मत लेके आना आपका, भाई तेरे भरोसे हैं सारे बच्चे, नहीं तो सब तेरे को पढ़ के खा जाएंगे। हाँ, तो एक बार ये देखो, ये एक बार हाथ खड़ा कर बेटा, हाँ ये देख लो, गौर से देखो इस चेहरे को, बस अब ध्यान रखना अच्छे से। डन, चलो सो आ जाओ। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ डिसाइड किया था, और हमारे डिसीजन लग गए उस चक्कर में। आ जाओ। सो रेज नेसेसरी बैंक लोन, हाँ हम लोग यहाँ थे, रिडम्पशन के लिए बैंक लोन नहीं लेना चाहिए, बट यहाँ पे बोला है तो हम लोग ले लेंगे। हम करें क्या, अब एग्जाम में अगर आ गया तो हम लोग बैंक लोन लेंगे। उसके बाद एडमिट अ क्लेम ऑफ रुपीज यहाँ 40,000 चाहिए था मेरे ख्याल से, 4,000 लिखा है क्या? चलो ठीक है 4,000 ही रहने दो, देखते हैं आखिरी में अगर कुछ गड़बड़ रही तो समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना सभी को, 40 के बाद कॉमा है, दिख रहा है ना सभी को? देखते हैं। फॉर वर्क कंपेंसेशन यूटिलाइज रुपी 10,000
आउट ऑफ डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व फॉर द पर्पज। ओ हो, अदरवाइज मैं डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को हाथ तक नहीं लगाने वाला था। इन्होंने स्पेसिफिकली बोला डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व से कितना आप यूज कर सकते हो रिडम्पशन के लिए, अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, अदरवाइज डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को हाथ नहीं लगाना। बट यहाँ डेवलपमेंट रिजर्व, तू भाई जैकेट खोल भी दिया, अब वापस एक बार चेहरे को देख लो, ग्रीन टी शर्ट पहना हुआ है ना, ठीक है, बिल्कुल हुलिया बदलना मत अपना। सो डेवलपमेंट डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व ऐसे फ्री रिजर्व नहीं है, बट यहाँ पे बोला है कि हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें का 10,000 अवेलेबल है तो यूज कर लेंगे। चलो यार इजी क्वेश्चन है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है। और आगे बोला है 100 रेफरेंस, फिर से एक मिस्टेक आ गई, 100 प्रेफरेंस शेयर्स कुड नॉट बी ट्रेस बाय द कंपनी। 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट ही, 100 प्रेफरेंस शेयर जिसके पास थे वो होल्डर को हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए। हाँ जा मुन्ना, सो अच्छे से ध्यान दे दो सब लोग, मैं एंट्री पास करना शुरू करता हूँ। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आ जाओ क्वेश्चन ओपन करो, आपके पास में जो भी नोट्स है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी है ना। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन चल रहा है बेटा, लिखो क्वेश्चन नंबर, मुन्ना ध्यान देना, 33, क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 1.31। जी लिमिटेड डन, फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात चल रही है ना, राइट। तो मैं काम करता हूं, अपना चार्ट बना लेता हूं ना, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या दिया है बेटा यहाँ पे, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, बोलो कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं क्या हम लोग, यस। कैसे कर रहे हैं बेटा, प्रीमियम पे एट पार है, रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम, और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने देखो तो जरा, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है 1 लाख डिवाइड बाय 100 यानी 1000 क्या, सो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1000 इनटू 10% प्रीमियम पे यानी 110 रुपए, सो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड इज 1,10,000। सही बोल रहा हूं, सब लोग प्लीज ध्यान देना। यो शुभम, शुभम शर्मा जी, ये नॉनवेज बिरयानी की बात कर रहे हैं, तू बोल मैं एड्रेस पे डिलीवर करूं, तेरे घर वाले गाली मारेंगे भाई। हाँ, एक शर्मा जी बोलते हैं कि मैं एड्रेस भेज रहा हूँ डिलीवर कर देना। चलो आ जाओ, इसमें बताओ नॉमिनल वैल्यू कितना है बेटा, फटाफट से बता दो। प्रीमियम पेएबल 10,000, नॉमिनल वैल्यू लिखो फुल स्पीड में 1 लाख। कितने रास्ते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया तो उसको फिर से खड़ा करने के, फ्री रिजर्व से सीआरआर ट्रांसफर करो, या तो फ्रेश इशू कर लो, और प्रीमियम को यहाँ पे राइट ऑफ करना है, दो रास्ते, फ्री रिजर्व और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। और अगर ये सेक्शन 133 वाली कंपनी है तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ, राइट। आगे अब क्वेश्चन में कंडीशन इन्होंने कुछ तो नीचे लिखी हुई है, सिर्फ इतना बोला है नए शेयर्स इशू किए 4000 शेयर्स, कैसे इशू किए कुछ बोला है क्या, नो। तो कैसे इशू किए होंगे, एट पार। सो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे बेटा, बताओ तो, नंबर 4000 एट द रेट 10 रुपीज 40,000, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितना जाएगा बेटा, एनीबॉडी, फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितना आएगा, फटाफट से बता दो। अरे इसमें इतना टाइम लग रहा है आपको, और फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या क्या है वो हम लोग देख लेंगे, बरोबर ना। ओके, और ये प्रीमियम के लिए राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो फ्री रिजर्व या तो सिक्योरिटी प्रीमियम। देखते हैं अब क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ऐसे कुछ रहेगा। मेन मुद्दा तो हो गया ना अपना, ये तो फाइनल हो गया ना, सीआरआर में 60,000 जाएगा, सीआरआर में 60,000 जाएगा, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है,
आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे और बोलेंगे यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, 4 ऑप्शन दे देंगे 30, 40, 50, 60। बोलो करेक्ट आंसर इज 60,000, राइट। सब लोग साथ में मुन्ना, पक्का। आज एब्सेंट है कुछ बच्चे, है ना। आ जाओ, चलो मैं वन बाय वन एक एक एंट्री पास कर लेता हूँ। जो जो इन्होंने बोला है क्वेश्चन के नीचे दिख रहा है क्या सभी को? आ जाओ, एंट्री पास करो। बोलो, फिर उस चार्ट के नीचे 2-3 लाइन की जगह छोड़ देना। अब हमें मालूम ही नहीं ना कहां से क्या क्या है, मैं कंडीशन पढ़ रहा हूँ, एंट्री पास कर रहा हूँ। मेन काम तो हमारा हो गया, कितना फ्रेश इशू है, कितना सीआरआर है, बाकी हम लोग एंट्री मारते हैं। डन। चल बोल बेटा, पहली कंडीशन पढ़, तू पढ़ बेटा, पिंक टी शर्ट। हाँ, पहली कंडीशन पढ़, क्या लिखा है नीचे? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट। वो बच्चा सोच रहा हूँ सर मैंने तो बोला भी नहीं, फिर पीछे वाले ने बोल दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, 40,000। नरेशन लिखेंगे सब लोग। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ, रफ्तार से, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। यो सिद्धि लिखो। दूसरा, उसी के आगे इन्होंने बोला डिबेंचर भी इशू किया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डिबेंचर भी तो इशू किया है। बेटा हम लोग हर बार क्या लेते हैं रिडम्पशन में? फ्रेश इशू ऑफ SHARE शेयर। रिडम्पशन के पर्पस के लिए जब भी आप सीआरआर का अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो वो सीआरआर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होना चाहिए या डिबेंचर? ओनली शेयर। सो हमने जो डिबेंचर इशू किया उस डिबेंचर का और वो सीआरआर का कोई कनेक्शन है क्या? हमने जितने भी चार्ट बनाए रिडम्पशन के उसमें कभी लिखा है क्या फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर? क्या लिखते थे? फ्रेश इशू ऑफ शेयर। तो सीआरआर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? ओनली शेयर्स। बट सर डिबेंचर इशू किया, हाँ एंट्री कर रहा हूं ना, मैंने कब मना किया एंट्री करने के लिए? एंट्री करता हूं। बोलो डिबेंचर्स कितने के इशू किए? पढ़ो क्वेश्चन। 50,000 रुपए डायरेक्ट दे दिया है ना, ₹50,000। तो डिबेंचर का नाम क्या है? क्वेश्चन में लिखा है 10% डिबेंचर। नरेशन लिखेंगे डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश। और कैश मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि कैश आएगा हार्ड कैश, बैंक में भी आ गया तो कैश ट्रांजेक्शन ही है ना। बच्चे का नामकरण करना है इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम ही करण रख दो। करण सर को कोई बोलेगा नहीं ऐसे। नेक्स्ट, चलो ये दोनों कर दिया। ये सब लफड़ा किसके लिए चल रहा है रे? रिडम्पशन के लिए। ड्यू कर दूं क्या? क्या नाम है प्रेफरेंस शेयर्स का? पढ़ो 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडम्पशन की वजह से कम होगा ना, कैपिटल कम होगा 1 लाख से। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक लाइन का स्पेस देके मैं लिखूंगा, उनको देना है 10% प्रीमियम यानी 1,10,000। नुकसान कितने का हुआ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000। सही बोल रहा हूं? नरेशन इसका बड़ा सिंपल है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। बोलो बेटा क्या रहेगा? हाँ, कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट 10% प्रीमियम। लिखा है ऑलरेडी हर क्वेश्चन में, लिख लो कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट 10% प्रीमियम। किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज तब के तब पूछना है। डन। चलो आगे। नेक्स्ट, अगली इसमें एंट्री और क्या रहेगी? अभी रिडम्पशन की एंट्री बगैर बोले बस आपको इतना बोल दिया जाएगा रिडम्पशन हो रहा है। अब रिडम्पशन का चार्ट याद करो। पहली एंट्री हो गई कैंसलेशन की, दूसरी फ्रेश इशू की, वो भी हमने कर ली, तीसरी सीआरआर की। आपको बोलेंगे नहीं, बगैर बोले आपको निकाल के करना पड़ेगा ना, इसी के लिए तो वर्किंग नोट 1 बनाया। बोलो फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितने ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा हम लोग? 60। अब ये 60 के लिए कौन कौन सा फ्री रिजर्व है? एक क्वेश्चन बता। इन्होंने एक हमें नई चीज बताई इस बारे में, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में कितना अवेलेबल है? 10। पढ़ा ना हमने? तो सबसे पहले वही लिख लो डीआरआर। सर ऊपर नीचे हुआ चलेगा ना? चलेगा, बट स्पेसिफिकली बोला है ना डीआरआर में अवेलेबल है 10,000।
डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, बरोबर है। आ जाओ अब क्वेश्चन पढ़ लेते, कौन कौन सा फ्री रिजर्व अवेलेबल है। आ जाओ, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व की कंडीशन किधर है रे, एडमिट अ क्लेम ऑफ 4000, ये तो वर्कमैन कंपेंसेशन का है। क्यों ऊपर वर्कमैन कंपेंसेशन दिया है क्या मुन्ना अपने को, ये तो हमने कंसिडर कर लिया। ये 4000 है क्या, देखते हैं, रुको रुको, वर्कमैन कंपेंसेशन से समझ में आ जाएगा। डैन डैन, हाँ वो 4 ही है। कैसे समझा, क्योंकि टोटल वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ही 10,000 का है, तो क्लेम 10 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, मतलब पक्के में वो 4 ही है। चल अब ध्यान देना, एक और नई चीज आपको पता चल रही है इस बारे में। बोलो, फंड हमने वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितने का बनाया था, 10,000 का। क्या होता है ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, फैक्ट्री में काम करते करते कभी कभार वर्कमैन्स को छोटी मोटी चोटें लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें उन्हें कंपेंसेट करना पड़ता है। अब मेरे यहाँ पे कोई स्टाफ काम कर रहा है, मेरे यहाँ पे काम करते समय अगर उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो उसके लिए खर्चा हो रहा है 5-7 हजार, तो वो कौन बेयर करेगा, मैं बेयर करूंगा, मैं बॉर्न करूंगा, यस और नो, मैं पे करूंगा। तो वैसे ही कंपनी वालों को मालूम रहता है कि हर साल कहीं ना कहीं किसी वर्कर को छोटी मोटी चोटें लगती है, तो कंपनी को जब मालूम है कि हर साल हमें कुछ ना कुछ कंपेंसेशन देना पड़ता है, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब आपको मालूम है कि आपका फ्यूचर में एक्सपेंस लॉस होने वाला है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यू हैव टू मेक अ प्रोविजन और यू हैव टू क्रिएट अ रिजर्व और यू हैव टू क्रिएट अ फंड फॉर दैट पर्पस। एक पिता को मालूम है उसकी बेटी की शादी होने वाली है 2 साल बाद, तो अभी से वो बेटी की शादी का फंड बनाता है। हमें मालूम है कि हर साल वर्कमैन कंपेंसेशन देना पड़ता है, तो हमने उसके लिए फंड बना लिया, और वो फंड फ्री रिजर्व नहीं है। वापस सुनो, पूरा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, कॉमा है आखिरी में। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड फ्री रिजर्व नहीं है, वो वर्कमैन के लिए बनाया है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 10,000 का है, बट उसमें से जरूरत कितने की है, क्लेम सिर्फ 4 का ही है, सो बचा हुआ 6 उड़ा दो, फ्री है। बरोबर है क्या, क्या समझा सभी को, नहीं समझा, वापस बता दो। वैसे तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जनरली नॉट अ फ्री रिजर्व, बट यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है दैट ओनली 4,000 का क्लेम आया, और हमने फंड कितने का बनाया था, बेटी की शादी के लिए मैंने 10 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, बेटी की शादी में खर्चा हुआ 4 लाख, तो बच्चे हुए 6 लाख में अभी भी बेटी की शादी में रहने दूंगा कि वो मेरे पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ, मतलब वो फ्री हो गए ना। तो बस फिर सेम लॉजिक, 10,000 का फंड था, क्लेम कितने का आया 4, देयर फोर बैलेंसिंग फिगर बचा हुआ 6,000 का, यस हैप्पी अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अब ये क्या हो गया, फ्री रिजर्व। ये बात समझ में आई, लिख लेना, सही चीज है, लिख लो पटाख से। सर अगर ये नीचे का 4,000 का क्लेम नहीं दिया रहता तो मैं 1 रुपया भी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का यूज नहीं कर सकता था, 1 रुपया भी यूज नहीं कर सकता था, राइट। लिखो, लिखते जाओ, छोटी छोटी चीजें पता चल जाती, एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉमन है, जो जनरल है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। डन, आगे बढ़ रहा हूं। सो मैं वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी यूज कर सकता हूं, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितना यूज कर सकता हूं, 6,000। और देखो क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या फ्री रिजर्व है, ये हो गया, ये हो गया, और बाकी कुछ बोला क्या, नो, बैंक लोन बोला हुआ है, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के अलावा, यस ये तो ऑलरेडी फ्री रिजर्व है, ये मैंने बताया था ना, ये भी फ्री रिजर्व है। और कुछ है फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास, सो 38,000 है और 12,000 है, 38 और 12, और कुछ है फ्री रिजर्व के नाम पे, चेक कर लो, ये दोनों ले लिया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, क्या होता है बेटा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एनीबॉडी, कोई मुझे बोलेगा। हमने नियर अबाउट हर एक टर्म को एक्सप्लेन किया है, कोई नई टर्म अगर आती है तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर चाहे क्वेश्चन में हो चाहे आंसर में हो। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व क्या चीज होती है, सुनना जरा, आप सभी लोगों को मालूम है, प्लीज ध्यान देना मुन्ना,
इतना डिटेल में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी जगह से आया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करती है ना कंपनी, मैंने इन्वेस्टमेंट किया एक जगह पे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसका वैल्यू कम हो गया, 9 लाख ही हो गया, अरे यार लॉस हो गया। और 50,000 कम हो गया, अरे यार अब 1.5 लाख का लॉस हो गया। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 850, फिर बढ़ गया 9-10 हो गया, फिर 11 लाख हो गया, तो प्लस माइनस चलते रहता है ना। सो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फ्यूचर में बढ़ता है तो पार्टी मत करो, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज रिकॉग्नाइज मत करो। लेकिन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर कम हो जाता है तो ये तो गलत चीज है ना। तो वो जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है, तो वो जो भी कम हो रहा है उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार है। कैसे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बना के। सो अगर कोई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होता है तो इन्वेस्टमेंट को कम करने की जरूरत नहीं, इस अलाउंस रिजर्व को डेबिट कर दो, है ना। रोड पे आप गाड़ी चलाते हो तो गड्ढे आते हैं, तो छोटे मोटे गड्ढे तो आपके शॉकअप ही एब्सॉर्ब कर लेते हैं ना। तो वैसे इन्वेस्टमेंट की प्राइस में जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं तो उसके लिए शॉकअप क्या है मेरे पास, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। सो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब कभी भी लॉस होता है तो लॉस को संभालने के लिए, झेलने के लिए, एब्सॉर्ब करने के लिए कौन बना लिया मैंने किसको बनाया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। समझ में आया क्या। सो मैं पहले से प्रिपेयर हूँ। चल 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 9 लाख हो गई, हाँ कोई घबराने वाली बात नहीं, मेरे पास 2 लाख का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, यानी अभी भी मैं और 1 लाख का लॉस एब्सॉर्ब कर सकता हूँ। समझ में आया, बरोबर है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर में हम लोगों को जब भी छोटे मोटे लॉस हो जाते हैं तो उस लॉस को एब्सॉर्ब करने के लिए हमने एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बना करके रखा है। सो ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नॉट अ फ्री रिजर्व। हाँ अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस कितने का हुआ बेटा, 5,000 का, तो बचा हुआ 35 हम लोग भले यूज कर सकते, बट ऐसा कुछ बोला है क्या, नो। तो हम लोग इसमें का 1 रुपया भी यूज नहीं करेंगे। चलो बाकी ये यूज कर लू क्या, 38 और 12 कितने की जरूरत है देखो तो, जरूरत कितने की है, टोटल 60, कितना हो गया 16। चलो मैं यूज कर लेता हूँ, क्या था मेरे पास में देखो तो, क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में हाँ डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व और पी एंड एल दोनों भी है क्या। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व ये भी मेरे लिए फ्री रिजर्व ही है, यूज कर लो। 12 टोटल कर रहे बेटा, 10 और 6 16 और 12 28। आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो हाँ। और कितने की जरूरत है अब, और कितने की जरूरत है, बैलेंसिंग फिगर 32,000। 60 बनाने के लिए अब हो गया ना 60 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, बराबर है क्या, लिख लिया। सर मैंने डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर लिया और इसमें पी एंड एल पूरा ले लिया, चलेगा। सर ज्यादा सही क्या है, पी एंड एल को यहाँ पे आखिरी में यूज करो। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व फ्री है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया था, बस उसमें काम, मतलब हमने किस पर्पस के लिए बनाया था, इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए हमने शेयर होल्डर से लिए थे। आज नहीं तो कल डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व भी फ्री रिजर्व में ट्रांसफर होने वाला है। सो आप ऊपर नीचे कुछ भी लिखो, कैसा भी लिखो, डिविडेंड इक्विलाइजेशन और पी एंड एल को चलेगा, लेकिन पहले ये यूज कर लेना, ये स्पेसिफिकली बोला है इंस्टीट्यूट ने, जब आपको स्पेसिफिक हिंट दी है इसके लिए और इसके लिए, तो पहले ये दोनों यूज करना। इंस्टीट्यूट ने आपको हिंट दी ना दोनों के लिए, एक तो क्या बोला, डीआरआर 10,000 का अवेलेबल है, और दूसरा वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए भी हिंट दिया। तो जब आपको इंस्टीट्यूट हिंट दे रही है तो पहले उस हिंट को यूज करो ना, यस और नो। और उसके बाद आखिरी में दोनों में से कोई भी यूज कर लो, पहले डीआर करो, डेवलपमेंट अपना डिवेंचर डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड यूज करो, या फिर पहले पी एंड एल यूज करो, चलेगा। बट पहले क्या यूज कर लेना, सबसे पहले प्रायोरिटी वर्कमैन को और ये अपना डिवेंचर रिडेम्पशन, कौन सा है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को, क्योंकि दोनों के लिए क्या दिया है, हिंट दिया। ये थोड़ा सा सीक्वेंसिंग का आपने ध्यान रखना है, जिसके लिए हिंट दिया है वो पहले यूज कर लो। और पढ़ो आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, फटाफट से लो, खत्म करो किस्सा। रेज द नेसेसरी बैंक लोन, आ जाओ। रिडीम प्रेफरेंस शेयर ये तो हमने कर लिया, ये चल रहा है, इसके लिए बैंक लोन लिया, कितने का, 15,000 का लोन लिया है क्या, ले लिखो एंट्री, बोल बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 15 15, बैंक लोन रेस, बैंक लोन रेस 15,000 बोला है ना, नहीं है बच्चों,
मैंने 15,000 वो आगे का लिखा, बैंक लोन का नहीं है वो। पढ़ो तो बैंक लोन के बारे में क्या बोला है, नेसेसरी एंड टू हैव 15,000 एज अ बैलेंस। ओहो, एक और वर्किंग नोट। सेंटेंस पूरा पढ़ो, लिखो वर्किंग नोट। लिखो कैलकुलेशन ऑफ बैंक लोन। क्या बोला है क्वेश्चन में, नेसेसरी। नेसेसरी वर्ड बोल के छोड़ दिया, बरोबर है। हाँ बेटे, आ जाओ, बताओ मुझे कितने बैंक लोन की जरूरत है। क्वेश्चन में पुराना वाला बैलेंस चेक करो कितना बचा हुआ है। बैंक 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 10,000। सही है क्या, सही बोल रहा हूं ना। सो ओपनिंग बैलेंस बैंक में पड़ा है 10,000 का, सही बोल रहा हूं। प्लस बैंक 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 ढूंढो, ढूंढ बेटा, 40,000 और आए। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और ढूंढो, बैंक 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 डिबेंचर से आए। और ढूंढो, बैंक 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 और गई है बैंक। नो, कितना हो गया, 50 40 90 1 लाख। 50 40 90 1 लाख। और इन्होंने बोला कि ये रिडीम करने के बाद आपके पास बैंक में बैलेंस होना चाहिए आखिर में 10,000, उतना मिनिमम चाहिए ना, ऐड कर दो। मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस, सो आपको टोटल 1,10,000 की जरूरत है। कितना ये 40, सॉरी 1 सेकेंड, 40 और ये 10 50 और 50 1 लाख, 1 लाख है। 1 सेकेंड, माइनस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जरूरत कितने की बेटा, 60,000। 60,000 ही है ना, नहीं 1,10,000 है ना। हे प्रभु आज क्या हो रहा है। सो माइनस 10,000। और आपको कितना चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस 15,000। सो टोटल 25,000 रुपए चाहिए। बच्चों 1 सेकेंड ना, इस वर्किंग नोट को थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूं साइड में। ये देख रहे बेटा, ओपनिंग दिया था 10,000, फ्रेश इशू आ गया आपका बेटा 40,000, टू डिबेंचर आ गया आपका 50,000। रिडम्पशन के लिए बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिडम्पशन के लिए कितना बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बोलो तो। 1,10,000 देना है ना उनको, 1,10,000। और क्लोजिंग बैलेंस इन्होंने बोल के रखा हुआ है, जी माने गिवन 10,000। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही बेटा, 25,000। चेक करो। और ये कहां से पैदा किया 25,000, बैंक लोन लेके। लिख लो, ये वाला लिखना, ये ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये प्लस माइनस वाला मत लिखो, आंसर सेम आएगा, लॉजिकल है, लिख लो। नहीं नहीं सर, मुझे प्लस माइनस वाला ज्यादा अच्छा लगता है। प्लस माइनस वाला गावरान भाषा में लिखो क्या, टोटल पीसो रिक्वायर्ड, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन 1,10,000 एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम बैलेंस कितना बोला है, 10,000। सो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड 1,20,000। सही बोल रहा हूं, लेकिन हमारे पास क्या क्या है, वॉट वी हैव। हमारे पास पुराना बैंक बैलेंस है, ओल्ड बैंक बैलेंस
कितना है 10,000। और क्या है मेरे पास, फ्रेश इशू से पैसा आया तो वहां से यूज कर लूंगा 40,000। और क्या है मेरे पास, डिबेंचर इशू से पैसा आया 50,000। और कुछ है क्या, 40 50 और कहीं कुछ है, चेक कर लो। 1 10 1 20 50 40 90, यहाँ पे 30 आ रहा है ना बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 15,000, तो ये कितना आ जाएगा 25, वरना 30 रहता। हाँ 25 25। और क्या है मेरे पास में, क्लोजिंग बैलेंस फिर 15 लिखो ना यहाँ पे 15। ए मुन्ना ये देख, स्क्रीन पे देख, ये करेक्शन करना, ये करेक्शन करना, 15 है यहाँ 10 नहीं है। दिया हुआ है क्वेश्चन में मिनिमम बैलेंस विल बी 15,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 1,25,000। मुझे टोटल इतना पैसा चाहिए लेकिन इतना मेरे पास है, देयरफॉर फर्दर, और कहां से लाऊंगा, फर्दर अमाउंट रिक्वायर्ड कहां से आएगी है, फ्रॉम बैंक लोन। या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, जो अच्छा लगता है लिख लो, नहीं समझा तो वापस पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। डन, सिंपल है। आ जाओ लिखो फिर, ये वर्किंग नोट नंबर क्या था, 1 था क्या कि 2 था, 2 था। लिखो फिर 25,000 25,000, और ये कहां से आया, वर्किंग नोट 2 से। आपने ये मत लिखना या तो ये या तो ये, वर्किंग नोट नंबर 2, बैंक लोन की फिगर, ठीक है। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, ऑनलाइन वाला बच्चा कोई, एग्जाम में एमसीक्यू बोल के भी आ सकता है, आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, बोल दिया बैंक लोन कितने का आ रहा है वो बता दो, डन। स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, यहाँ पे एंट्री लिखने के लिए जगह बना लो। बोलो फिर अगली एंट्री क्या रहेगी, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। दे दो क्या पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक 1,10,000 1,10,000। लिखो फाइनल सेटलमेंट विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्लीज लिख लो, किसी का छूट गया रहेगा तो मुझे बोलो, वापस बताता हूं। आयुषी, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के बारे में पूरा सेंटेंस पढ़ना, जहां भी आपने पढ़ा होगा। अगर उसके अंदर में कोई क्लेम नहीं है तो ही हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट, बराबर। पेमेंट का एंट्री में ये बैंक कम लिखना, थोड़ा बैंक कम लिखो बेटा, बैंक का फिगर है वो, एक कोई तो ट्रेस नहीं हुआ ना, कहीं तो गायब हो गया बेचारा, तो वो कम करो ना उतना, एक कहीं तो ट्रेस नहीं हुआ है ना, पढ़ो ना क्वेश्चन। क्या कर रहे हो बच्चों, आज सुबह नाश्ता करके नहीं आए आप लोग, कितना ट्रेस नहीं हुआ बता बना, 100 शेयर्स वाला ट्रेस, 100 वाले को कितने देने थे, अमाउंट कितना देना था, सो टोटल अमाउंट था 1,10,000, उसमें से 100 शेयर्स पे कितना देना था 110, यानी 11,000, तो 1,10 में से 11 गए, कितने दिए 99 आ रहा है ना, बोलो रे बाबा, आज तो 2 + 3 भी 6 लिख रहा हूं मैं।
सो बचेगा, देना बाकी है क्या, टू पेएबल, टू पेएबल। जी मैम, नहीं मैम, देखो उस पे आर्मी का साइन लगा हुआ है ना, नहीं नहीं, तोड़ दो, डन, पेमेंट कर दिया। देखो जरा एक बार चार्ट पे आ जाओ अपने, ये एंट्री पहली वाली ड्यू की हो गई, ये एंट्री हो गई, ये फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर किया हो गई, फाइनल सेटलमेंट की एक एंट्री हो गई, ये प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री कर लो, 4-5 नंबर भी ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा। अरे चार्ट को ध्यान में रखो, नहीं तो एंट्री भूल जाओगे एग्जाम में, बरोबर है। चलो बताओ, अब इसको राइट ऑफ कर देना है क्या, मेरे पास क्या है बेटा, प्रीमियम है, प्रीमियम है मेरे पास, कितना प्रीमियम है ढूंढो, कितने की जरूरत है, 10,000। इस लॉस को हमेशा छाती पे लेके नहीं चलना है, राइट ऑफ करना है। मेरे पास प्रीमियम 10,000 का है बैलेंस, पुराने वाले में ही पड़ा है तो। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को पहले डेबिट किया, अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर रहा हूं। नरेशन क्या रहेगा, यस अंशुल, नरेशन क्या रहेगा बेटा, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन using existing premium account, using existing premium account। डन सर, 6th एंट्री दिखाओ ना, ये लो देखो ना, टू पेएबल। सर पेएबल क्यों लिखा, अरे उसका नाम नहीं मालूम मेरे को कौन है, तो नाम पता रहता तो मैं नाम लिख लेता। सो टू पेएबल लिखो, टू अमाउंट पेएबल लिखो, टू रिडम्पशन पेएबल लिखो, टू आउटस्टैंडिंग लिखो, नाम में क्या पड़ा है, नेचर क्या है उसका, देना बाकी है ना। आप मुझे हरीश बोलो, हरी बोलो, हरिया बोलो, नाम में क्या पड़ा है, हर्षा मत बोलना, हर्षा बोल दिया तो नेचर बदल जाएगा, यस और नो। सो नाम में कुछ नहीं है, नेचर जब तक नहीं बदलता है। और कुछ बचा है कि हमारा, चेक कर लो वन बाय वन, ले बेटा फटाफट से, चलो इस क्वेश्चन को टाटा बाय बाय करेंगे अब। चलो ये रिडीम्शन हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का, शेयर्स इशू कर दिए, ये भी हो गया, रिडम्शन हो गया, शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम हमने डीम कर दिया, बैंक लोन भी ले लिया, क्लोजिंग बैलेंस 15,000 आ गया, और क्लेम हमने 4,000 का यूज कर लिया, और क्या बोला है 10,000 आउट ऑफ डीआरआर भी यूज कर लिए, दैट्स इट, गेम ओवर। यस बेटा, सारी की सारी चीजें खत्म, बराबर। यस, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या रिजल्ट मुन्ना, ओहो हो, ए भाई मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन यार, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये पैर नहीं रहे, अपनी उम्र में 6 महीने का ही फर्क है। चलो बड़े आगे, थर्टी फोर सॉल्व करो। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, हम लोग डिबेंचर पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 34, ये नया टॉपिक है, आ जाओ लिखो आपकी नोटबुक में एक नई शुरुआत, डिबेंचर, लिखना है बेटा सभी ने। चल नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा,
आयुषी, प्रीवियस सम में जो जो ट्रेस नहीं हुए थे ना, हमने उतना पेमेंट ही कम किया था और उतना हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने कम डेबिट किया था, तो ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था। इस वाले सम में मैंने पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट करके टू बैंक और बचा हुआ पेबल अलग से दिखाया, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपको समझा ये बच्ची क्या पूछ रही है? नहीं समझा? जैसे मैंने लास्ट वाला एंट्री किया ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना देना था 110, कितना दिया अभी 99, और मैंने टू दिखा दिया, टू पेएबल 11। आयुषी बोल रही सर पिछले वाले में पेएबल नहीं लिखा था, तो पिछले वाले में ऐसा लिखा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 99, आयुषी चेक करो, टू बैंक 99, तो ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा 11,000 का। इस एंट्री की वजह से पेएबल में क्रेडिट बैलेंस दिखेगा 11,000 का। एक ही बात है, दोनों आएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, राइट? यस, आ जाओ। मैंने एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिए थे, एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है ना कुछ, तो वो एक बार अपने ट्राई करने के लिए बोला था मैंने, वो एक बार अपने ट्राई कर लेना, राइट? बाकी 100%, सॉरी, एक छोड़ने के बाद बचा हुआ 100% हमने लिया है बेटा ऑन स्क्रीन। एक बार वो भी ट्राई कर लेना, नहीं आए तो मैं बैठे हूँ, मेरे को मालूम है आप मेरे से ही सॉल्व करवाओगे, वो भी ले लूंगा। आ जाओ। सो लिखो डिबेंचर टॉपिक। सबसे पहले तो डिबेंचर का मतलब बता दो बेटा, है ना, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मुन्ना, हमने अब तक क्या क्या देखा तुम सोच रहे हो? मैं बताता हूँ। अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन टू कंपनी, देन हमने देखा कंपनी के फीचर्स, देन हमने देखा इशू, फॉर फीचर, री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, राइट शेयर, बोनस, बायबैक, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट की सिर्फ थ्योरी देखी है, बाकी एंट्री की तो सेम ही रहेगी ना। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, देन हमने देखा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अब आप लोग देखने जा रहे हो डिबेंचर। आप कहाँ खड़े हो? यहाँ पे। जीपीएस लोकेशन ऑन रखो अपना। और भी एक आध दो कॉन्सेप्ट देखे होंगे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, पर टोटल हमने इतना देखा हुआ है। आपका आधा पेपर है, आपके फाइनल एग्जाम का आधा पेपर है। एक बार चेक करना, कंपनी अकाउंट्स में यही सारी चीजें आएगी। सर मतलब क्या बचे हुए टॉपिक छोड़ दे क्या? मैंने बोला कर करा रहा हूँ ना सब। और सर ऑडिट, ऑडिट चिल्लर, ऑडिट क्या है? चिल्लर। उसमें अच्छा स्कोर आएगा, लेकिन चिल्लर कब? जब आप ऑडिट में तन मन से, धन तो आपने दे दिया, तन मन से आप जब उसमें ध्यान दोगे। ऑडिट बहुत आसान है, ऑडिट तो रियल लाइफ एग्जांपल ही दूंगा, है ना। ऑडिट में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि आपकी चोरी पकड़ी गई, बरोबर है, फिर वो चाहे किसी भी टाइप की हो, तो हम लोग देखेंगे। चलो आ जाओ। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा डिबेंचर। सो डिबेंचर का मीनिंग बताओ मुझे फटाफट से, अब जो कोई भी बच्चा यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है। ऑडिट के लिए मैं बता दूंगा कैसे करना है, चिंता मत करो। नोट्स दूंगा ना मैं ऑडिट की नोट्स दूंगा आपको। चल, डिबेंचर का मतलब एनीबॉडी फटाफट से बच्चों प्लीज। हाँ बोलो। लॉन्ग टर्म लोन होता है, बिल्कुल सही जा रहे हो, हाँ बोल। नो 5 years मैक्सिमम नहीं, उसके अंदर में डिपेंड्स टर्म्स ऑन कंडीशन ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर और कोई? हाँ बोल बेटा, तू बोल, वेरी गुड। हाँ तू ही तो हाथ ऐसा करी थी ना अभी। हाँ ये ब्लैक ड्रेस आप ही। हाँ आपने हाथ नहीं रेस किया था, ओ सो सॉरी, ट्राई कर लो। आप बोलो, आप डिबेंचर टाइप ऑफ लोन है, ऑनलाइन वाले बच्चे वन टाइप ऑफ लोन, ठीक है बिल्कुल सही है, जस्ट लाइक अ बैंक लोन, ठीक है। और कोई नहीं मालूम? ओके तो मुझे समझ में आ गया मुझे कहां से पढ़ाना है, जीरो से। सो मुन्ना ध्यान देना, लिखो फटाफट से, ध्यान देना बेटा, और लिखना है सभी ने मेरे साथ साथ, और सुनना है। डिबेंचर इज एन acknowledgement of
taken by the company which contains an unconditional, लिखो फटाफट से, अंडरटेकिंग, हाँ फुल स्पीड में, that company will repay the principal amount and will pay interest time to time periodically. It is a long term loan taken by the company. नॉन करंट लाइबिलिटी में रहेगा. सो बेसिकली डिबेंचर ये एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट है जो कंपनी ने दिया है किसको, पब्लिक को. कौन सी पब्लिक? जिससे लोन लिया है. अब क्या होता है, कंपनी क्या करती है आप सभी को मालूम है, कंपनी को फंड्स चाहिए होते हैं, पैसा 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 पैसा, कहां से लाए कहां से लाए. सो कंपनी शेयर्स इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है. वन ऑफ द रास्ता है कंपनी डिबेंचर इशू करती है. क्यों? इक्विटी शेयर होल्डर से पेट नहीं भरता इशू करके जो पैसा आ रहा है, जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं. तकलीफ है इक्विटी शेयर्स में. इक्विटी शेयर इशू करना मतलब कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट करना. आप सभी लोग जानते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. सो कंपनी ओनरशिप बेच बेच के पैसा लेगी, आखिर में कंपनी के प्रमोटर्स के पास क्या रहेगा. इसीलिए अगर ऐसी कोई कंपनी है जिस कंपनी को अपनी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करना है कि भैया मैं ओनरशिप नहीं दूंगी, क्योंकि शेयर इशू करना इज एज गुड एज ओनरशिप देना. शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट. सो कंपनी को पैसा तो चाहिए लेकिन ओनरशिप बेच के नहीं, उधार चाहिए. तो कंपनी क्या करेगी, बॉन्ड इशू करेगी, बैंक से लोन लेगी, डिबेंचर इशू करेगी. सो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, डिबेंचर. सो कंपनी ने, ये पब्लिक है, आम जनता, इनसे लोन लिया और इन्होंने बोला गारंटी क्या, तो गारंटी के तौर पे इनको सर्टिफिकेट छाप के दे दिया. उस सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है, हम वादा करते हैं कि आपका प्रिंसिपल रीपे करेंगे और आपको इंटरेस्ट समय समय पे देंगे. अगर ये ओनर होते तो इनको क्या मिलता, डिविडेंड. इनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब ये ओनर नहीं है, इनसे हमने पैसा उधार लिया. उधारी पे क्या देते हैं, ब्याज. उधारी पे डिविडेंड नहीं देते, उधारी पे क्या देते हैं, ब्याज. सो वो सर्टिफिकेट जिस किसी इंसान को दिया वो कौन बन गया, डिबेंचर होल्डर्स. सो डिबेंचर होल्डर वो कौन रहेगा, ये सर्टिफिकेट होल्डर. ये एक्नॉलेजमेंट जो होल्डर जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर. एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ये बात समझ में, गवर्नमेंट भाषा में लोन लिया और गारंटी के तौर पे सर्टिफिकेट दे दिया. उस सर्टिफिकेट में कंपनी का कॉमन सील लगा हुआ है, डायरेक्टर्स का साइन किया हुआ है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि कब वापस करेंगे, इंटरेस्ट कब देंगे, इंटरेस्ट मंथली देंगे, क्वार्टरली देंगे, 6 मंथली देंगे कि एनुअली देंगे. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो है डिबेंचर होल्डर्स, इनको क्या मिलता है, टू रिसीव डिविडेंड या इंटरेस्ट. और ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. वेरी गुड. कंपलसरी झक मार के देना है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो. जैसे सैलरी, प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी नहीं देते, ऐसा होता है क्या, नो. सैलरी तो देना ही है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो. वेजेस देने ही है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो. इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, कमीशन, प्रॉफिट हो चाहे ना हो देना ही है. ठीक उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट हो चाहे ना हो देना है, कंपलसरी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लाइक एनी अदर एक्सपेंस वाला आइटम. यस और नो. सो इनको तो देना है. तो डिबेंचर होल्डर्स में एक अच्छी चीज है, ओनरशिप नहीं जाती है, लेकिन एक बुरी चीज है, डिबेंचर्स में रिस्क ज्यादा है. प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी इंटरेस्ट देना है, लेकिन वो इक्विटी शेयर इशू करते हैं
तो प्रॉफिट नहीं भी होता, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड देने का काम नहीं। सो कॉइन हैज टू साइड, डिबेंचर का कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी, इक्विटी शेयर्स के भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। अब वो डिपेंड करता है आप पे, एज CFO ऑफ द कंपनी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CHIEF नो P, क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर डिसाइड करेगा कि मैंने कहां से कितना लेना है लोन, बराबर है, डिबेंचर से कितना पैसा रेस करना है, बॉन्ड से कितना रेस करना है, या शेयर्स इशू करके कितना रेस करना है, क्योंकि सबके फायदे नुकसान है ना। तो ऐसा कोई एक त्रिकाल बाधित कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है। ओ वेट, मैंने क्या कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड बोला अभी? कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ मेकअप ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी कौन सी जगह से कितना पैसा रेस कर रही है ना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, इन सबको मिक्स कर दिया तो ये क्या बन गया, कैपिटल मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ मेकअप ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी ने कौन सी जगह से कितना पैसा उठाया, उसके पूरे बैग को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वो डिसाइड करेगी कंपनी कि शेयर से कितना, डिबेंचर से कितना, लोन से कितना, बॉन्ड से कितना, पब्लिक डिपॉजिट से कितना, बराबर है, रिटेन अर्निंग से कितना। रिटेन अर्निंग ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कंपनी की आज तक की हुई बचत, प्रॉफिट में से थोड़ा 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 साइड में निकालते हैं ना, रिजर्व में डालते हैं, तो रिटेन अर्निंग है। सर रिटेन क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 100 रुपए, कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया 40 रुपए, तो कितना रोक दिया, रोकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटेन। सो रिटेन अर्निंग इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज रिमेन्स आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड। डिविडेंड बांटने के बाद कंपनी ने जितना रोका हुआ है वो रोका, रोका मतलब वो एंगेजमेंट वाला रोका नहीं, जितना कंपनी ने रोक लिया, डिविडेंड नहीं बांटा, वो रिटेन अर्निंग है। तो थोड़ा सा वहां से भी तो फाइनेंस करेगी ना। बाय द वे फाइनेंस करती क्यों है कंपनी, पैसा क्यों चाहिए कंपनी को, कैपिटल बस्टिंग के लिए। कैपिटल बस्टिंग, एक्सपांड करना है धंधा, बहुत सारा पैसा लगता है, नई असेट खरीदना है, अगेन कैपिटल बस्टिंग, असेट पुरानी हो गई, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, उसको मॉडर्नाइजेशन करना है, कैपिटल बस्टिंग, यस और नो। एक्सपांड करना है, फैक्ट्री में एक ही मशीन थी, डिमांड बहुत बढ़ रही है प्रोडक्ट की, मास्क बना रहा हो कोविड के समय, और 10 मशीनें खरीद ली, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, मशीन लेना है नहीं लेना, एक्सपेंशन करना है नहीं करना। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पैसा, और वो पैसा कहां से आएगा और कौन कौन से सोर्स से कितना आएगा, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय मुझे देखना पड़ता है कॉस्ट की तरफ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हर फाइनेंस की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। इनफैक्ट आपका जो रिटेन अर्निंग है ना, जो कंपनी के पास बचा हुआ है, उसकी भी कॉस्ट है, उसकी भी कॉस्ट है। नहीं सर वो तो हमारा पैसा है, अभी सर मेरे जेब में 5,000 रुपए है, ये 5,000 की क्या कॉस्ट है? वो 5,000 अगर तू कहीं और इन्वेस्ट करता तो जो तू कमाने वाला था, अब तू इस 5,000 को यहां लगाएगा तो वो कमाई तो छूट गई ना, तो वो भी कॉस्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो, मुझे ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करना है, दूंगा मैं इंटरेस्ट, मैं रिस्की काम करने वाला हूं, क्योंकि डिबेंचर्स ये रिस्की सोर्स है एज कंपेयर टू इक्विटी। सो रिस्क के मामले में डिबेंचर बुरा है, इक्विटी अच्छा है। कंट्रोल के मामले में डिबेंचर अच्छा है, इक्विटी बुरा है। कभी इक्विटी अच्छा, कभी डिबेंचर बुरा, कभी डिबेंचर अच्छा, कभी इक्विटी बुरा। कंट्रोल के मामले में कैसे, डिबेंचर इशू किया तो कंपनी का कंट्रोल छूट रहा है क्या हाथ से? नो, कंट्रोल अभी भी शेयर होल्डर्स के हाथ में है, प्रमोटर्स के हाथ में है। लेकिन अगर प्रमोटर शेयर्स इशू करेंगे बार बार तो प्रमोटर के हाथ से कंट्रोल छूटते जाएगा कंपनी का। सो अगर कंट्रोल को मद्देनजर रखते हुए मैं बात करूं तो इक्विटी बैड, डिबेंचर इशू करना गुड। रिस्क के मामले में बात करूं तो इक्विटी गुड, डिबेंचर बैड। रिस्क मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कहां से दूंगा, कौन ईएमआई भरेगा, कौन इंटरेस्ट भरेगा, वो तो छाती पे आ गया ना पेमेंट, वो तो लटकती तलवार है। कंपनी बंद भी रही तो ब्याज तो देना ही है, ईएमआई तो भरना ही है। तो डिबेंचर ये रिस्की है, बट कहीं ना कहीं हमें गोल्डन सेंटर, सुवर्ण मध्य,
एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना होगा, और इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए कंपनी शेयर से भी पैसा रेस करती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। कंपनी प्रेफरेंस शेयर से भी पैसा रेस करती है, वो भी देख लिया। कंपनी अब डिबेंचर से पैसा रेस कर रही है, हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। आपको समझ में है आपका जीपीएस लोकेशन कहाँ हो आप इस ब्रह्मांड में? अभी आगे बढ़। सो ध्यान देना सब लोग। सो डिबेंचर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट एन एक्नॉलेजमेंट, इज एन एक्नॉलेजमेंट issued by the company. Yo. ये हमारे टेक्निकल पर्सन है, हमारे आवर वेरी ओन्ड टेक्निकल गुरुजी। साथों साथ ये इंसान सीएमए भी कर रहा है। मतलब मैं बात बताऊं मेहनत के मामले में, और साथों साथ ये जिम भी जाता है, वो मैं बता नहीं सकता अभी। तो नहीं मैंने असली में अगर किसी की बॉडी को ऐसे टच करके अगर एप्स देखे होंगे तो वो सिर्फ इसी के, बाकी मैंने एप्स को आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा है ना। तो जिमिंग, स्टडिंग एंड टेक्निकल सारी चीज़ों में ऋषभ भाई हमारे है ना। थैंक यू सर। सर अभी तक आपने मेरे को डाइट नहीं दिया, मैं शर्त हार जाऊंगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप वादा करो सर एक बार, पक्का ना? नहीं मैं मिलता हूँ सर। आज आज मैं शाम में फोन करूंगा, पहले फोन करूंगा। डन, ओके। सो ध्यान देना सभी ने। सर कंपनी अपनी ओनरशिप लूज नहीं करना चाहती तो यस बिल्कुल सही है। तो अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट आ जाओ। सो ध्यान देना बेटा सब लोग। सो डिबेंचर सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट है ऑफ द लोन टेकन बाय द कंपनी विच कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और प्रॉमिस दैट कंपनी विल रिपे द प्रिंसिपल एंड विल पे द इंटरेस्ट। प्रिंसिपल के समय रिपे वर्ड बोलना और इंटरेस्ट पे बोलना। इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन एंड उनको हम लोग क्या देंगे? इंटरेस्ट। आ जाओ, अब मैं डिबेंचर इशू की एंट्री बताने जा रहा हूं आपको 70 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 70 सेकेंड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बोलो। इक्विटी शेयर्स में एप्लीकेशन का पैसा आया तो क्या लिखते थे? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया तो क्या लिखते थे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा हम लोग कॉल कर रहे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव। अरे याद आ रहा है क्या रे सभी को? भूले बिसरे गीत याद आ रहा है ना? पक्का ना? और इक्विटी शेयर कॉल का पैसा अगर मैंने कॉल कर दिया तो इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिसीव अगर कर लिया तो बैंक टू इक्विटी शेयर कॉल। डिबेंचर की एंट्री खत्म। जहां जहां इक्विटी शेयर वर्ड था वहां वहां लिख दो डिबेंचर। डिबेंचर यो। एक बच्ची बोली डिबेंचर्स के भी कॉल होते हैं। हाँ, यस 70 सेकंड खत्म हो गई। बट इसमें एक अच्छी बात भी है जो इक्विटी शेयर्स में बुरी है, बच्चों को तकलीफ आती है। मुझे वो बताओ, इक्विटी शेयर्स पे अगर कोई इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया तो कंपनी इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या डिबेंचर्स फॉरफिट होते हैं क्या? यस और नो? हाँ, नहीं नहीं, बोलो। होता होगा, होता होगा। यस नो? क्यों नहीं होते? आप बोलो इधर। हाँ बोलो। डिबेंचर्स, अरे डिबेंचर ही लोन है, लोन। भारत में कभी किसी को लोन जब्त करने की परमिशन है क्या? मतलब सोचो, डिबेंचर के लिए 100 रुपए था, एप्लीकेशन पे कितना था? 20, अलॉटमेंट पे कितना था? 70, कॉल पे कितना था? 10, टोटल 100 रुपए।
और ये जो बच्ची यहाँ पे बैठी है इसने 20 दे दिए, 70 दे दिए। मैंने बोला मुझे लोन चाहिए, मुझे 100 रुपए लोन दो। इसने बोला ठीक है सर मैं देती हूँ। पहले इसने 20 दिए, फिर 70 दिए, 90 का लोन दे दिया इसने, मुझे हेल्प की एक तो, और आखिरी का ये 10 रुपए नहीं दे पाई। मैंने बोला आखिरी का 10 दे दे, तो बोली सर नहीं है। जा, अब तेरे पूरे डूब गए ऊपर के 90 रुपए भी। एक तो इसने हेल्प किया, लोन दिया। मैंने 100 का लोन मांगा था, इसने 90 का लोन दिया। तुम इसको क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं मैंने तो 100 का लोन मांगा था, तूने 90 दिए, तूने आखिरी के 10 दिए नहीं, तो अब तेरे 90 भी डूब गए। लोन जब्त कर सकते हो क्या आप ऐसा किसी का? एक तो वो एहसान कर रहा है लोन देके, ये कोई इक्विटी शेयर थोड़ी है। तुमने क्या बदले में ओनरशिप दिया क्या उसको कंपनी की? ओनरशिप दिया रहता तो फॉरफिट करो ना। एक तो सामने वाला बेचारा लोन दे रहा है, हाँ तुमने जितना मांगा उतना नहीं दिया, तो क्या जब्त कर लोगे? नहीं कर सकते, लोन फॉरफिट नहीं कर सकते। सो डिबेंचर्स के केस में नो एंट्री फॉर डिबेंचर फॉरफीचर। सो डिबेंचर्स कभी फॉरफिट नहीं होंगे। लॉजिक, सिंस इट इज अ लोन फंड और लोन कैपिटल। सर यहाँ पे क्या डिबेंचर कैपिटल लिखा गया आपने? डिबेंचर कैपिटल, डिबेंचर डिबेंचर कैपिटल, हाँ लिख दो ना, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ना। डिबेंचर कैपिटल बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि डिबेंचर होल्डर ओनर बन गए। डिबेंचर कैपिटल बोला मतलब क्या वो ओनर है क्या? है वो क्रेडिटर ही। इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसलिए लिख देते हैं डिबेंचर कैपिटल। हाँ आरियर हो सकता है, बट वो नहीं आया तो हम लोग उसको फॉरफिट नहीं करेंगे। डन, क्लियर। अब जो डिबेंचर की खास वाली एंट्रीज है जो हम लोगों को देखनी है वो हम लोग देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय, शब्बा खैर।